हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है फिजिक्स लेसन 5। लेसन का नाम है ऊर्जा का स्रोत का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है, जो बहुत ही आप लोग को काम करेगा। और आशा करता हूँ कि ये पार्ट से आप लोग को ज़्यादा तो कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए हमारे साथ बने रहिए मेरे YouTube चैनल आरडी स्टडी सेंटर पर। ठीक है, चलिए देखिए, हम 12 को क्वेश्चन लिखा है और 12 में बताना कि आप कितना पढ़े हैं और कितना आपका नंबर आया 12 में 12। ठीक है, कितने लोग का जवाब 12 में 12 आता है। चलिए, तो हमारा पहला आपसे क्वेश्चन है, क्या है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, मतलब दोस्त, जो नाभिकीय ऊर्जा होती है उसका आवश्यक क्या है, उसका आवश्यक कोई तत्व होगा ना, उस तत्व का नाम क्या बताना है। चलिए, पहला में दिया है हीलियम, फिर दिया है यूरेनियम, सी में दिया है क्रोमियम और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त, हमसे क्या पूछा है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने तो आवश्यक है। तो दोस्त, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूरेनियम। क्यों? यूरेनियम एक ऐसा तत्व है जो प्रकृति में सबसे ज्यादा मतलब भारी तो होता है, बट ये यूरेनियम कभी भी नष्ट नहीं होना होता है ना। ये नाभिकीय ऊर्जा क्या है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है ये कौन, तो यूरेनियम। ठीक है, इतना तो क्लियर है, नो डाउट। फिर दिया है दोस्त 2 नंबर, पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है। मतलब जिसमें हम लोग रखते हैं अर्थ ना, पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है, उसका मतलब हमसे ऊर्जा कहाँ से मिलती है, किस चीज से, वही बताना है। पहला में दिया लकड़ी, अच्छा लकड़ी। बी में दिया है कोयला, कोयला विशाल है। सी में दिया है सूर्य, सूर्य। अच्छा, डी में दिया है चंद्रमा। अच्छा जी। तो दोस्त, ये आप क्वेश्चन तो बना ही लोगे, ये आप क्वेश्चन तो सब कोई बना लेगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है, तो सूर्य है भाई। तो चंद्रमा से भी ऊर्जा हम लोग को तो थोड़े मिलता है, मिलता है नहीं। बट जो ऊर्जा का, क्या पृथ्वी पर पूछ रहा है ना, ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है, तो वो है सूर्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो गया सूर्य, हो गया सूर्य। इतना तो क्लियर है। चलिए, और एक बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड वीडियो को शेयर भी कीजिए। और वीडियो पूरा पूरा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर में बोला है, 3 नंबर बोला है, क्या बोला कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक उत्तरदायी गैस है, वो गैस का नाम क्या है। जो जब ग्लोबल वार्मिंग होता है ना, तो उस समय जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ को ढक दिया जाता है शीशा से। आप देखे होंगे, ग्लोबल वार्मिंग पढ़े होंगे तो उस गैस में जो एक उस गैस होती है, तो उस कौन सी गैस है जो उत्तरदायी होती है ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग के लिए, है ना। चलिए, पहला में दिया है दोस्त O2 मतलब ऑक्सीजन, बी में दिया है NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी में दिया है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H2 में दिया मतलब हाइड्रोजन गैस। तो दोस्त, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो वो है दोस्त, कौन सी है, तो वो है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बहुत ही उत्तरदायी होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा CO2। चलिए, CO2 पर टिक करते हैं, किधर है, इधर है। CO2 टिक कर दिया। अरे दिक्कत है आप लोगों का कुछ हो, अच्छा नहीं है। चलिए, फिर दिया है बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। बायोगैस, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। चलिए, ऑप्शन पर सबसे पहले पढ़ लेते हैं। CO2, H2, CO2 तो जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड, H2 तो हो गया हाइड्रोजन गैस। CH4 क्या है जी, CH4। और डी में दिया है H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। अच्छा जी। तो दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर आप तो बताएंगे कमेंट में, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे ना। तो दोस्त, अगर आप पढ़े होंगे बायोगैस, बायोगैस कहाँ से प्राप्त होती है, तो गोबर से। गोबर तो देखेंगे ना, गोबर से हम लोग को बायोगैस प्राप्त होता है। उसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मेथेन। क्या नाम है जी, मेथेन, है ना। पढ़े होंगे ना, मेथेन, एथन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, हाँ पढ़े होंगे। तो जो इसका राइट आंसर होगा CH4। CH4 को कहते हैं बायोगैस, जो हमें गोबर से प्राप्त होता है। चलिए, इतना तो क्लियर है, नो डाउट। चलिए,
आप तो पढ़ते बहुत शानदार हैं, क्या पढ़ते बहुत शानदार हैं, लेकिन आप लोग को एग्जाम तो होना ही होना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है ना। एक ऐसा हम लोग का देश, कंट्री का नाम बताना है जिसको पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश उसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पर पवनों का देश इसलिए कहा जाता है ना, वहां पर जो हवा होती है ज्यादा होती है, और फिर वहां पर जो विद्युत यंत्र है वहां पर बनाया जाता है पवन चक्की के माध्यम से। तो उस देश का नाम क्या है। चलिए पहला में दिया है भारत, पहला में दिया भारत, बी में दिया है जर्मनी, सी में दिया है चीन, और डी में दिया है डेनमार्क। फिर से भारत, जर्मनी, चीन, डेनमार्क। डेनमार्क, अच्छा। तो किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया कई बार, है ना, कई बार पूछा गया है। तो किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो वो देश कौन है, तो वो देश का नाम है डेनमार्क। क्या जी, डेनमार्क। तो राइट आंसर होगा, डेनमार्क को कहते हैं पवनों का देश। इतना तो क्लियर है, नो डाउट। तो क्लियर है ना। अच्छा, कुछ बोलते क्यों नहीं है, प्रॉब्लम तो यही आप लोग कुछ बोलते नहीं है। चलिए 6 नंबर पूछा है, ऊर्जा का मात्रक होता है भाई, ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ये तो सबको पता होगा। अच्छा देखते हैं कितने लोग का जवाब सही होता है। ताप, ताप, एक तो ताप होता है केल्विन का, नो डाउट। जूल, अच्छा जूल, कैलोरी, और डी में दे नॉन ऑफ दीज। तो दोस्त ये तो सबको पता होगा, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल, क्योंकि कैलोरी नहीं होता है, क्योंकि ऊर्जा, सॉरी, जूल को कैलोरी में मापते हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या ऊर्जा का मात्रक होता है, तो जूल होता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा जूल। यही क्वेश्चन हमसे पूछता है कि ऊर्जा को किस में मापते हैं, तो कैलोरी में। और एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल ना। ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। 7 नंबर, सौर सौर कुकर, सौर कुकर देखे होंगे ना। सौर कुकर में उपयोग किया जाता है एक, मतलब दोस्त सौर कुकर में उपयोग किया जाने वाला एक हमें दर्पण का नाम बताना है, जो सौर कुकर में प्रयोग किया जाता है। पहला में दिए हैं अवतल, बी में दिए हैं उत्तल दर्पण, सी में दिया है समतल दर्पण, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे ऑब्जर्व से, 5 फिजिक्स का, तो उसमें बताया गया है, उसमें दिया गया है कि जो सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो बट उस दर्पण का नाम क्या है, अवतल है। क्या जी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आज से आप लोगों को लाइफ में सीखने को क्या मिला, कि सौर कुकर में भी दर्पण का उपयोग किया जाता है, और उस दर्पण का नाम क्या है, तो उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए इतना का तो सब कोई को ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन के बोलते हैं। पवन विद्युत जनित्र में, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होती है। फिर से एक बार, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होती है। पहले में दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी में दिया है 150 प्रति घंटा, सी में दिया है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं ना। तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होती है, तो कम से कम होती है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतना तो नो डाउट क्लियर है। और एक बात, अगर आपको कमेंट में बताना है कि आप लोग कितना कितना नंबर लाए हैं, ये तो जरूर बताना है। ठीक है, चलिए 6 नंबर, हमारी आकाश गंगा की आकृति, हमारी आकाश गंगा, समझ रहे ना, आकाश गंगा, हमारी आकाश गंगा की आकृति सामने से कैसी दिखती है। मतलब जो, जब हम आकाश गंगा के सामने होते हैं तो उसकी जो आकृति है वो कैसे दिखती है, ये हमें बताना है। पहला में दिया है वृत्तीय, बी में दिया है सर्पिल, सी में दिया है परवलयीय, और डी में दिया है नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं दिया है ना। तो जो हमारी आकाश गंगा की आकृति है दोस्त, वो सामने से देखेंगे तो हमें सर्पिल की तरह दिखाई देती है। सर्पिल मतलब ऐसे, मतलब ओवरब्रिज देखेंगे ना, ओवरब्रिज ऐसे सर्पिल आकार का होता है, वैसा ही दिखाई देती है सामने से हमारी आकाश गंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर्पिल की जैसा दिखाई देती है। कैसा, सर्पिल की जैसा दिखाई देती है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं।
दोस्त कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ये उत्तर आप लोग बताइएगा। सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल से जैसे दोस्त यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, मतलब हम आपको मतलब बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, तो क्या मुझे एनर्जी की जरूरत हो रही है कि नहीं, एनर्जी मेरी लॉस हो रही है कि नहीं, हो रही है। तो दोस्त हम कार्य कर रहे हैं कि नहीं, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ, तो ये वही पूछ रहे हैं, जब हम लोग कार्य करते हैं तो कार्य करने की ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्यों, क्योंकि बोल रहे हैं तो एनर्जी लॉस हो रही है, उसी को कहते हैं ऊर्जा। तो राइट आंसर होगा ऊर्जा। समझ में ना। और सब्जेक्टिव में पूछते हैं कि ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, राइट आंसर होगा। चलिए फिर दिया है 11, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो 2017 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, हमें याद है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है ना। चलिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंटरेस्ट है। चलिए पहला में दिया है पेट्रो, बी में दिया है टर्बो, सी में दिया है नाइट्रो और डी में दिया है हाइड्रो। डी में दिए हाइड्रो। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, जल मतलब वाटर, पानी है ना। पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो और हाइड्रो। क्या बोला, हाइड्रो। तो दोस्त अगर आप पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। मतलब जो जल है किससे किससे बना होता है, तो सिंपल है, हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है जल, है ना। इसमें देखेंगे कि जो हाइड्रो है, तो हाइड्रो का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रो का मतलब नाइट्रो, पेट्रो का मतलब 5 मतलब पूछा है, लेकिन हम लोग का जो राइट आंसर होगा होगा हाइड्रो। क्यों होगा, क्योंकि जो जल है, जल का फार्मूला होता है H2O, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, मतलब उन दोनों के मिश्रण से बना होता है जल, ठीक है। और उसका अनुपात होता है 2:1 होता है। क्यों, H2 होता है ना, तो मतलब हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन है, इसलिए इसका जो अनुपात होता है 2:1 होता है। इतना तो क्लियर है, नो डाउट। चलिए अब एक क्वेश्चन बच गया है 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। क्या बोला, निम्नलिखित में कौन बायोगैस, बायोगैस मैंने मान में समझाया ना, बायो गोबर, ईंधन का स्रोत नहीं है। लकड़ी, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये तो क्वेश्चन सबको ही आता होगा, कन्फर्म है, आता ही होगा, क्योंकि बायोगैस नहीं है, मतलब क्या है, नाभिकीय ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो बायोगैस नहीं है, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा क्या है, अपने से उत्पन्न होती है ना, नाभिकीय ऊर्जा। तो इस कौन हमें पूछा है कि इनमें से कौन नहीं है, तो नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, ठीक है। ये रहा आप लोग का फिजिक्स लेसन 5 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बिहार द्वारा पूछा गया है, बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है, और ये बहुत बहुत इंटरेस्ट क्वेश्चन था जो मैंने सामने आपको प्रकट किया। तो मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्त बता दो 12 में जिसका 12 आएगा कमेंट करेगा कि मेरा 12 में 12 आया, ठीक है। तो इतना रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।